बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए आज का वीडियो लेक्चर लेकर आई हूं और वो भी सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर से जा रही होगी, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे आज। और उसके लिए हमें शुरू करना पड़ेगा आज का लेक्चर। वो है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर फ्लो आपको पता ही है। और अब हम जो आज करने वाले हैं वो पॉलीसैकेराइड करके सैकेराइड को आहुति दे देंगे, खत्म कर देंगे। उसके बाद अमीनो अम्ल को थोड़ा सा पढ़ेंगे और आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल के बारे में देखेंगे और साथ में बहुत कुछ। अब ये है कि पॉलीसैकेराइड्स के बारे में देखो, आपको पता ही है हमारी एनसीईआरटी के बारे में कि इतना सब कुछ वहां पे कुछ भी नहीं दे रखा है। हम फिर भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन उतना डिटेल में भी नहीं जाएंगे कि कोई मतलब ही नहीं रहे। ठीक है, तो हम वैसा मतलब एक नीड को टच जरूर करेंगे। तो और थोड़ा सा स्कूल में भी कई स्कूल्स में पढ़ाते हैं डिटेल में, कहीं नहीं पढ़ाते, तो आप देख लेना। तो आज हम क्या करने वाले हैं, पॉलीसैकेराइड यूज करने वाले हैं। तो पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, हमने कहा था कि अगर एक यूनिट होती है तो मोनोमर, मोनोसैकेराइड्स। अगर 2 से 10 तक यूनिट होती है तो हम उसको ऑलिगोसैकेराइड कहते हैं। उसमें हमने डाइसैकेराइड देखे और एक ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल रेफिनोज देखा था। अब हम आए हैं पॉलीसैकेराइड पे। पॉलीसैकेराइड क्या है कि अगर 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलती है तो हम उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, तो यही पॉलीसैकेराइड की परिभाषा हो जाएगी। 10 या अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयों के जुड़ने से पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण होता है। यह सीधी श्रृंखला या शाखित श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये या तो आपको प्लेन चेन के फॉर्म में मिलेगा, बिल्कुल प्लेन, या फिर शाखित। अब ये क्या मतलब होता है, तो पहले सुनो मेरी बात कि पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं, या तो आपको देखो ऐसे कोई मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स जुड़ जाएंगी 10 तक, तो ये क्या हो गई, ये एक रेखित या अरेखित, या हम बोल सकते हैं स्ट्रेट चेन है, सरल वाली, सीधी चेन बोल दो, सरल चेन बोल दो। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे ऐसे बॉन्ड्स बने हुए हैं, ये कौन से बॉन्ड है, ये हमें पता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स है। अगर यहाँ से भी मान लो कोई यूनिट है और उससे भी कोई ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना हुआ है, तो फिर ये क्या हो गया, ये शाखित हो गया। भाई ऐसी इसमें क्या निकली हुई है, ब्रांचेस निकली हुई है, तो ये हो गया श्रृंखलाएं ब्रांच होंगी। ठीक है, इनको साधारणतः ग्लाइकेन्स कहते हैं। नॉर्मली पॉलीसैकेराइड्स को क्या कहते हैं, ग्लाइकेन्स। पेंटोजेज इकाइयों से निर्मित होने पर इन्हें पेंटोजेंस कहते हैं। अब ये देखो, हमने कहा था कि ग्लूकोज क्या होती है, 6 हेक्सोज होती है। ठीक है, 6 कार्बन युक्त होती है और षटकोणीय संरचना बनाती है। एक हमने कल देखा था क्लास में, पेंटोज होता है और फ्रक्टोज होता है। ठीक है, फ्रक्टोज में होते 6 कार्बन है, लेकिन रिंग के अंदर 4 ही होते हैं। उसके अलावा हमने एक देखा था राइबुलोज, जो राइबोज शुगर देखी थी, वो कहते हैं हम पेंटोज कहलाती है, क्योंकि उसमें 5 कार्बन होते हैं। रिंग में वैसे 5 होते हैं। ठीक है, 5 कार्बन होते हैं उसमें, जो हमने डीएनए आरएनए वाली देखी थी। तो अगर पेंटोज से मिलकर बनी हुई है, अगर ये ऐसी वाली पेंटोज रिंग अगर जुड़ी हुई है उसमें मोनोसैकेराइड्स के रूप में, तो हम उसको पेंटोजेंस बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि पेंटोज रिंग जुड़ी हुई है। वह हेक्सास इकाइयों से निर्मित होने पर इन्हें हेक्सेन्स कहेंगे। अगर हेक्सागोनल, जैसे कि ग्लूकोज से बनी हुई है, ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयां जुड़ी हुई है, तो फिर हम उसको हेक्सेन्स बोल देंगे। डिपेंड करेगा कि रिंग कौन सी है, 5 कार्बन वाली है, 6 कार्बन वाली है, यानी कि ग्लूकोज है, या कोई पेंटोज शुगर है, राइबुलोज या कोई और। ठीक है, चलो अब एक और कहानी यहाँ पे सुन लो कि पॉलीसैकेराइड्स 2 प्रकार की होती है। पॉलीसैकेराइड, ये भाई बुक में नहीं लिखा हुआ है, देखो 2 प्रकार के पॉलीसैकेराइड्स हमारे पास अवेलेबल है। एक को हम बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स, ये डॉट लगा रही हूं, उसको कंप्लीट कर लेना अपनी तरफ से। और दूसरा है हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स। अब ये क्या होता है, होमो का मतलब होता है सम। ठीक है, होमो का मतलब सम, और हेट्रो का मतलब होता है विषम। इतना तो हिंदी मेरे ख्याल से अब तक आपको समझ आ गई होगी। अब होमो क्या होती है, जब पॉलीसैकेराइड हम कह रहे हैं कि 2 से 10 तक की मोनोसैकेराइड इकाइयां हैं। लेकिन मोनोसैकेराइड तो हमने बहुत प्रकार के पढ़े, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है,
यस हमने ये पढ़े। तो अब पेंटोज मोनोसेक्राइड है, तो अब ये मोनोसेक्राइड कौन सा है इसके हिसाब से, और जरूरी थोड़ी ना है कि ग्लूकोज मोनोसेक्राइड, इसने ये नहीं कहा कि एक ही प्रकार के मोनोसेक्राइड जुड़े। मान लो कि किसी रिंग में ये सारे ग्लूकोज ग्लूकोज है, ये जितना भी पॉलीसेक्राइड बना हुआ है 10 तक, 10 से ज्यादा, ये सब ग्लूकोज 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 है। तो सारी यूनिट्स अगर सेम है, सब के सब एक जैसे मोनोसेक्राइड्स हैं, तो हम उसको बोलेंगे सम, यानी कि होमोपॉलीसेक्राइड। जिसका एग्जांपल अभी हम पढ़ेंगे, एक तो सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब अब पढ़ेंगे। क्या समझ में आया? जब एक ही प्रकार की मोनोसेक्राइड यूनिट्स जुड़ी हुई हो, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रक्टोज फ्रक्टोज फ्रक्टोज, या अगर कोई गैलेक्टोज है तो गैलेक्टोज गैलेक्टोज गैलेक्टोज, इस तरह से अगर सारी यूनिट्स सेम हो तो हम उसको कह देंगे होमोपॉलीसेक्राइड्स। लेकिन अगर यूनिट्स अलग अलग हो, जैसे मान लो एक ग्लूकोज है ना, एक जो है फ्रक्टोज है, मान लो एक फिर मैनोज आ गई। भाई मोनोसेक्राइड्स भी तो बहुत प्रकार के होते हैं, अब ये सब अलग अलग है, एक ग्लूकोज है, एक फ्रक्टोज है, मैनोज है, जाइलोज है, हेमीसेलुलोज है। तो भाई यूनिट्स अगर अलग अलग हो जाए और फिर 10 से ज्यादा वाली लंबी कार्बन श्रृंखला पॉलीसेक्राइड श्रृंखला बने, तो फिर हम उसको क्या कह देंगे? हेटेरोपॉलीसेक्राइड। विषम है क्योंकि एक जैसे नहीं है। ठीक है, तो दो तरह के पॉलीसेक्राइड्स हम गिनते हैं। एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें हम बोलते हैं संरचनात्मक पॉलीसेक्राइड्स और संचित पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, संरचनात्मक मतलब ऐसे पॉलीसेक्राइड जो शरीर की संरचना में काम में आते हैं, शरीर को बनाने में काम में आते हैं, और कुछ पॉलीसेक्राइड जो सिर्फ संग्रहण का काम करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, जैसे स्टार्च स्टोर होता है प्लांट की बॉडी में। ठीक है, लेकिन सेल्यूलोज बनाने के, उसकी संरचना बनाने में काम में आता है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। तो भाई वो बनाने के काम में आ रहा है, तो वो संरचनात्मक पॉलीसेक्राइड है। ऐसा भी आपको कहीं क्लासिफिकेशन मिल सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखें। ठीक है, जनरली ये होता है। पॉलीसेक्राइड शर्कराएं मीठी नहीं होती। अगर किसी ने स्टार्च खाया हो कभी, अब आप बोलेंगे मैम कब खाया? आप अगर थोड़ा सा भाई खाने का, किसी को बनाने का शौक है, मुझे तो है ही, तो उसमें क्या होता है, कॉर्न स्टार्च आता है, कभी आपने सुना हो, है ना, जो ये हम लोग ये ग्रेवी बनाते हैं चाइनीज फूड की, मंचूरियन ग्रेवी या मंचूरियन बॉल भी बनाते हैं, तो उसमें एक डालते हैं कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लावर। उसमें क्या होता है? स्टार्च होती है, लेकिन वो स्टार्च आप टेस्ट करोगे ना, फीकी सी होती है, कोई टेस्ट नहीं होता। तो पॉलीसेक्राइड मीठी नहीं होती, ये बात आपको ध्यान रखना है। सेल्यूलोज मीठा नहीं होता, ठीक है, उसमें मीठापन नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ग्लाइकोजन, सबसे पहला मैंने कहा कि पॉलीसेक्राइड बहुत प्रकार के हैं, उसमें सबसे पहला हम ग्लाइकोजन पढ़ेंगे। ग्लाइकोजन क्या है? होमोपॉलीसेक्राइड है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं लिखती जा रही हूं होमो। ठीक है, यह प्राणियों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है तथा मुख्यतः यकृत व पेशियों में पाया जाता है। भाई ये बात तो आपको जन्म जन्मांतर से पता होनी चाहिए कि प्लांट और एनिमल में, प्लांट में स्टोरेज फूड जो होता है वो स्टार्च होता है, जबकि एनिमल्स में जो फूड स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ये एक अंतर हम पढ़ते हैं प्लांट और एनिमल में भी। तो एनिमल में संग्रहित भोजन, यानी कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है बॉडी की, आप तो दिन भर चकरते रहते हो, है ना, मुंह चलता रहता है, आपका भुक्कड़ टाइप के लोग हैं। अब ये सारा खाना हमारे काम नहीं आ रहा, तो हमारी सेल्स उसको स्टोर करके रखती है, संग्रहित करके रखती है। तो वो संग्रहण किस फॉर्म में होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण एनिमल सेल के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। और ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर रहता है? आपके लिवर या पेशियों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको अभी तक नहीं पता थी तो बुरी बात है। ठीक है, पता होनी चाहिए, नॉर्मल सी बात है ये। इसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। अब प्लांट में मैंने कहा स्टोरेज फूड स्टार्च होता है, वहां पे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में रहती है, लेकिन हमारे ग्लाइकोजन रहती है, तो कई लोग इसको ऐसे कह देते हैं एनिमल स्टार्च। अब एनिमल स्टार्च का ये मतलब नहीं है कि हम में स्टार्च फॉर्म स्टोर रहती है, स्टोर हमारा ग्लाइकोजन ही है, लेकिन ये ग्लाइकोजन को ही एनिमल स्टार्च बोल रहे हैं कि वहां पे स्टार्च है, तो इसको कह दो
एनिमल स्टार्च, उसको प्लांट स्टार्च कह दो, इसको एनिमल स्टार्च, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, ये तो वैसे ही ऐसे नॉर्मल। इनका निर्माण ग्लूकोज इकाइयों द्वारा होता है, हो गया ना, होमोसैकेराइड है ये। ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयां मिलकर क्या बनाती है, पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन बनाती है। ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसैकेराइड, उसकी बहुत सारी यूनिट्स मिलके क्या बनाती है, ग्लाइकोजन का निर्माण करती है। ग्लूकोज इकाइयों के बीच 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है। ये हम बात कर चुके हैं कि जहां पे भी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट इकाइयां जुड़ेगी वहां पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स बनेगा। ठीक है, तो अब कैसे बनता है सुनो, ये ग्लूकोज है, ये यहां पे ऑक्सीजन रहेगा, येलो बना देती हूं भाई मैं, येलो। एक और ग्लूकोज बना देती हूं, छोटा बनाना पड़ेगा, जगह कम है। ये ग्लूकोज हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे छठा कार्बन है, बाहर निकला हुआ रहता है, जो 5 कार्बन रिंग के अंदर रहते हैं ग्लूकोज की संरचना में। अब क्या होता है, ये कह रहा है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक, आपको बताया था 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है। एक यहाँ पे ये क्या है भाई, ये है पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तो भाई ये चौथे नंबर का कार्बन है ना। ये मैं पहले बता चुकी हूँ लेकिन फिर से एक बार बता रही हूँ कि रिवीजन हो जाएगा। भाई ये देखो यहाँ पे बनता है ना ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यहाँ से क्या हो जाता है, एक H2O निकल जाता है, तो यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन रह जाता है। ठीक है, और किस किस के बीच में होता है, OH OH बॉन्ड में, इधर से भी OH आता है, इधर से भी OH आता है, और दोनों के H2O निकल जाते हैं, तो OH OH में 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन रहते हैं, निकले 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन बीच में रहेगा। ये हम समझ चुके हैं पहले। तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना है, पर किसमें, 1 और 4 में। और ये इकाई कौन सी है भाई, ये ग्लूकोज है, इसका मतलब ये होमो पॉलीसैकेराइड है, क्योंकि सारी ग्लूकोज की इकाइयां कितनी होगी भाई, 10 से ज्यादा, क्योंकि पॉलीसैकेराइड हम कह रहे हैं 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड जुड़े हुए होने चाहिए, 10 से कम होंगे तो हम उसको ऑलिगोसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, तो ये है पहला। नेक्स्ट है स्टार्च, जो कि प्लांट में, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, देखो सारे नहीं पढ़ा रही मैं क्योंकि ये एनिमल में है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, ये क्योंकि प्लांट में है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट मैंने कहा कि प्लांट में पॉलीसैकेराइड्स या स्टोरेज फूड स्टार्च की फॉर्म में रहता है, इसीलिए सारे देखो, पॉलीसैकेराइड भी बहुत सारे हैं, मोनोसैकेराइड भी बहुत सारे हैं, ऑलिगोसैकेराइड भी बहुत सारे हैं। हम कुछ लिमिटेड एडिशंस पढ़ रहे हैं, है ना। देखो एनसीईआरटी में मोनोसैकेराइड के 2 डायग्राम दे रखे हैं पास में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो उसने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दी, पढ़ा मैंने दिया। ठीक, ऑलिगोसैकेराइड में मैंने आपको एग्जाम्पल पढ़ा दिए। पॉलीसैकेराइड के आज हम मेन एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, इसके और भी है, हो सकता है आपको स्कूल में ढेर सारा लिखा है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। आपकी क्लास 11 और नीट के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको करा रही हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, चलो, यह पौधों का संग्रहित भोज्य पदार्थ है, कोई शक, नो मैम। चलो, स्टार्च 2 प्रकार के पॉलीसैकेराइड द्वारा निर्मित होता है, अमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। यह 1/4 में पाया जाता है, मतलब कि 1 पोर्शन अमाइलेज होगा तो 4 पोर्शन अमाइलोपेक्टिन होता है, लेकिन ये एक होमोपॉलीसैकेराइड है। आपको यहाँ पे जो 2 यूनिट दिख रही है वो आपको कंफ्यूज कर रही होगी और ये कह रही होगी चिल्ला चिल्ला के कि मैं हेटेरोसैकेराइड हूं, लेकिन ये हेटेरोसैकेराइड नहीं है। क्यों, बताती हूं। क्योंकि एमाइलेज भी ग्लूकोज का ही एक टाइप है और एमाइलोपेक्टिन भी ग्लूकोज का एक टाइप है, तो इनडायरेक्ट वे में हम ये कह रहे हैं कि ये भी ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज है, मतलब सब कुछ एक जैसे से बना हुआ है, इसीलिए स्टार्च एक होमोसैकेराइड है। ठीक है, ये हमें धोखा दे रहा है एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन नाम बता के कि मैं हेटेरोसैकेराइड हूं। इस बात को ध्यान रखेंगे। आओ अभी इधर। अच्छा,
कई बुक्स इसको हेट्रोसैकेराइड लिखती है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मैं आपको जो चीज पढ़ाती हूँ वो सिर्फ ये नहीं कि मैंने क्या पढ़ा है, मुझे जहां पे भी कंफ्यूजन होता है मैं 10 बुक्स खोल के देख लेती हूँ कि मैं सही हूँ या वो बुक जो कह रही है वो सही है। ठीक है, तो मैं आपको सब कुछ अच्छे से देख परख के समझाती हूँ। सुनिए, अभी क्या है कि एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन में फर्क क्या है। फिर आप बोलेंगे कि मैम ये ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, तो फर्क क्या है? तो फर्क है, वो आपको पढ़ना नहीं है, मैं आपको जस्ट बता देती हूँ। देखो, एमाइलोज जो होता है ना वो लीनियर होता है, ग्लूकोज की ऐसे लीनियर इकाइयां मिल जाती है इसमें, जबकि क्या होता है ये एमाइलोपेक्टिन होता है ना ये शाखीय होता है ऐसे। ये एक तो बेसिक फर्क है, बना है दोनों ग्लूकोज से, लेकिन ये फर्क है। दूसरा, इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन में फर्क है। देखो, इसमें जो होता है ना 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन में 1,6 होता है। याद करो, मैंने उस दिन कहा था कि आप किसी बुक्स में 1,6 भी पढ़ोगे, ये 1,6 यहाँ आता है, वहां नहीं आता, वहां पे 1,4 और 1,2 ही होता है। ये 1,6 इसमें मिलता है एमाइलोपेक्टिन में। और भी फर्क है, लेकिन ये दो मेरे हिसाब से आपके लिए जानने के लिए बहुत है, किसी को क्वेरी है अगर इस बारे में। तो भाई ये भी एक होमोसैकेराइड है, और ये सब आपको याद करने, कौन सा सैकेराइड किससे मिलके बना हुआ है ना। मजे नहीं आ रहे मैम को बताने में, ये सब आपको याद रखना है। स्टार्च की कौन सी इकाइयां हैं, स्टार्च किसका एग्जाम्पल है, ये सारे पूछने वाले क्वेश्चन है। बच्चे पूछते हैं मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बोल देंगे पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल दो, आपको बोल देंगे ओलिगोसैकेराइड का एग्जाम्पल दो। स्टार्च पे शॉर्ट नोट लिखो, स्टार्च किनसे मिलकर बना होता है, तो बताना पड़ेगा आपको ये एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन। ये होमो हेट्रो वाला अगर आपको स्कूल में करवाते हैं तो बात अलग है, बाकी याद तो आपको कंपटीशन के हिसाब से रखना है। ठीक है, फिर है सेल्यूलोज, भयंकर। अब ये देखो, मैंने कहा था संरचना में काम में आता है। वो दो कौन से थे, वो स्टोरेज करते हैं, है ना, संचित पॉलीसैकेराइड्स है, और ये संरचना में काम में आता है। सेल की सेल वॉल किससे बनी होती है, प्लांट में सेल वॉल किससे बनी होती है भाइयों, सेल्यूलोज से। तो ये संरचना के काम में आता है, बनाने के काम में आता है। ठीक है, सेल्यूलोज यह पादप कोशिका भित्ति में पाया जाता है, और डी ग्लूकोज है। हाँ, ये मुझसे गलती हो गई थी एक्चुअली, मैं जब क्लास खत्म कर दी तो मेरे को याद आया कि मैंने वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी नहीं पढ़ाया था। बड़ा रात भर मेरे को उसके लिए दुखद रहा कि यार भूल गई मैं, है ना। जब मेरे से ऐसी कोई चीज़ रह जाती है या मुझे कोई चीज़ याद नहीं आ रही होती है तो मेरा दिमाग बस उसी जगह पे लगा रहता है। तो मेरे को रात भर की नहीं, कल की क्लास में इसको ज़रूर बताना है। तो अब मैं वापस नहीं भूल जाऊँ इसलिए मैंने यहाँ पे लाके डी ग्लूकोज लिख दिया। आपको ये डी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन मैंने अपने याद के लिए कि मुझे वो बताना था आपको कि ये हमने वहाँ पे पढ़ा था जब मैंने आपको बताया था डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ना, और लीवो रोटेटरी क्या होता है वो मैं आपको समझा रही थी। देखो, डी या डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको हमने वहां पे कहा था कि ये डी ग्लूकोज है। क्या होता है, ग्लूकोज दो फॉर्म में मिलता है, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी डी ग्लूकोज, और एक होता है एल ग्लूकोज। और ऐसे ही फ्रक्टोज भी दो फॉर्म में मिलता है, डी फ्रक्टोज और एल फ्रक्टोज। अब ये है क्या, ये थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि जब हम इनके सॉल्यूशन में यानी कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज के या और भी जहां पे डी या एल चीजें आपको मिलती है, पढ़ोगे आप ये केमिस्ट्री में। जब मैंने आपको कहा था समावयवी वाला आप चैप्टर पढ़ोगे, है ना, दोनों मिरर इमेज होती है। जैसे मैंने कहा ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के समावयवी है, ये बात आपको याद रखनी है ना, एवं नहीं बताई थी। तो इसमें क्या होता है, आप पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री में ही आएगा पहले तो ये आपके, कि जब हम यहाँ पे कोई भी इनमें से कोई भी सॉल्यूशन ले ले, हमें नहीं पता है वो डी है या एल है, तो हम क्या करते हैं, जब ध्रुवीय प्रकाश को, ध्रुवीय प्रकाश मतलब पोलर लाइट। अब क्या होता है ध्रुवीय प्रकाश, ये मैं नहीं पढ़ा रही, बस सुन लो अभी बात को, ठीक है। ध्रुवीय प्रकाश को जब इन सॉल्यूशंस में से गुजारा जाता है, तो अगर ध्रुवीय प्रकाश राइट साइड रोटेट हो जाता है, रोटेट का मतलब घूर्णन, ध्रुवीय प्रकाश क्या करता है, अगर राइट साइड, अब मेरा राइट और आपका राइट अलग होगा इसलिए मैं सिर्फ राइट लिख देती हूं, अगर राइट साइड पे रोटेट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं डी ग्लूकोज या डी फ्रक्टोज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी।
डी से आर याद कर लो, डी आर, ठीक है। राइट साइड पे जाएगा तो डी वाला, और अगर लेफ्ट साइड पे जाएगा तो बस हो गया, लेफ्ट से लेफ्ट, लीवो रोटेटरी। लीवो क्या कहते हैं इसको, एल का क्या नाम है, लीवो रोटेटरी, ठीक है। समझ गए क्या है डी और एल। मैं उस दिन चूक गई थी, भूल गई थी, बाद में मैंने कहा बाद में बताती हूँ और क्लास खत्म कर दी मैंने। चलो ठीक है, तो ये क्या है, डी ग्लूकोज का बहुलक है। अब बहुलक का मतलब पॉलीमर, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज की इकाइयां जुड़ी हुई है, तो पॉलीमर हो गया, पॉलीसैकेराइड हो गया। कपास कहाँ कहाँ पाया जाता है, सेलुलोज, याद रखें पहला तो सेल वॉल में पाया जाता है। आपसे पूछ ले सेलुलोज के उपयोग बताओ, पूछ सकते हैं। स्टार्च क्या काम आता है, ये पूछ सकते हैं भाई, प्लांट में स्टोरेज फूड के रूप में काम में आता है, एनर्जी प्रदान करता है उसको, ठीक है। हम जो प्लांट खाते हैं हमें एनर्जी का सोर्स देता है। ऐसे ही सेलुलोज एक तो सेल वॉल में मिलता है, उसके बाद हमें कपास तंतु, जो आप कॉटन उगाते हो जिससे आप कपड़े बनाते हो, धागे बनाते हो, उनमें 90% तक सेलुलोज पाया जाता है। मनुष्य व अन्य स्तनियों में, स्तनी का मतलब मैमल्स जो कि हम हैं, में सेलुलोज और एंजाइम नहीं पाया जाता, ठीक है। ये बात मैंने पहले भी समझाई थी शायद आपको कि हमें सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं है। जो ये चरने वाले जंतु होते हैं ना, जो गाय है, बकरी है, इनमें एक स्पेशल पार्ट होता है इंटेस्टाइन के अंदर, रूमेन। उस रूमेन के अंदर बैक्टीरियाज रहते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, क्योंकि वो घास फूस खाते रहते हैं, दिन भर चरते रहते हैं। और प्लांट में मैंने कहा 90% कपास में और कोशिका की सेल वॉल में सेलुलोज से बनी होती है प्लांट की, और वो प्लांट खाते हैं। हमें सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं है। हमारा सेलुलोज फाइबर की फॉर्म में ही बॉडी से बाहर निकल जाता है, और इसीलिए हम, और इस जानबूझ के हम खाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे फूड में रफेज होना चाहिए, है ना, कुछ फाइबर के पार्टिकल, ताकि हम अच्छे से फ्रेश हो जाए, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, उसके लिए जरूरी है। हमारी बॉडी में यानी कि मनुष्य और एनिमल में सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे पास एंजाइम नहीं है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के, वरना हम भी ऐसे जुगाली करते रहे ऐसे, ठीक है। इनमें सेलुलोज पाचन की क्षमता नहीं पाई जाती। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, और सेलुलोज और कहाँ मिलता है, बहुत सारे यूज है सेलुलोज के। आइसक्रीम जमाने में हम एक होता है सेलुलोज कार्बोक्सिलेज मिथेन, मिथॉक्सी ऐसा कुछ नाम होता है, वो आइसक्रीम जमाने में काम में आता है। ऐसे एक होता है सेलुलोज एसीटेट। ये आप कार देखिए आपने, पहले क्या कार के जो ग्लास होते थे ना, कांच खिड़कियों पे लगे हुए, एक भाटा मारो तो पूरा कांच टूट जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। देखना, आप कभी नोटिस करना, अगर आप कांच पे, आप ग्लास पे कुछ लग जाता है तो पूरा आपको कांच क्रैक दिखता है, मतलब टूटा हुआ दिखता है, लेकिन वो टुकड़े होकर नीचे नहीं गिरता, वो एज इट इज बना रहता है, उसमें दरारें दिखने लग जाती हैं। वो दरारों को भरने के लिए, ऐसा करने के लिए हम ये सेलुलोज एसीटेट का यूज करते हैं, जिसकी वजह से कांच टूट जाने के बाद भी बिखरता नहीं है, ताकि किसी को चोट न लग जाए। वो एज इट इज फिल्म के फॉर्म में बना रहता है, वो टूट चुका है लेकिन आपको सिर्फ क्रैक दिख रहे हैं उसमें, ठीक है। उसको सेलुलोज एसीटेट से बनाते हैं। तो बहुत सारे यूज हैं, ये तो केमिस्ट्री हो गई शायद। चलो आगे चलते हैं। फिर है इन्युलिन। ये इंसुलिन नहीं है, मैम ने गलत लिखा है, ऐसा मत समझना, ये इन्युलिन ही है, ठीक है। इन्युलिन क्या होता है, यह भी डी फ्रक्टोज है। समझ में आ गई अब क्या है डी फ्रक्टोज, डी और एल, तो ये डी फ्रक्टोज से बना हुआ है, और ये पॉलीसैकेराइड है। ये पादपों के शल्क कंदों में पाया जाता है, शल्क कंदों में। और कहाँ पाया जाता है मैं बताऊं आपको, ये पाया जाता है जड़ों में। किसकी जड़ों में, डहेलिया की जड़ों में। डहेलिया एक प्लांट होता है ना, सुना होगा आपने, वैसे डहेलिया के जड़ों में भी पाया जाता है। और जो शल्क कंद होते हैं, आप प्लांट एनाटोमी पढ़ ली है, मॉर्फोलॉजी पढ़ ली है भाई, प्लांट में ऐसे स्केल्स होते हैं जो शल्क कंद है ना, अरबी के ऊपर, वीडियो में भी दिखाया मैंने प्रैक्टिकल में, वो शल्क कंदों में भी ये पाया जाता है इन्युलिन। ये सब होमो चल रहे हैं अभी, ये भी होमो है, देखो सिर्फ फ्रक्टोज से बना हुआ है, होमो है ये भी। उससे पहले सेलुलोज भी होमो था, सिर्फ ग्लूकोज से बना हुआ है, इसलिए मैंने लिखा नहीं, या तो दिख ही रहा है, अंधा भी देख के बता दे एक ही है। यहाँ पे लिखना जरूरी था क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा था। फिर है काइटिन। आहा, ये तो बड़ा मस्त है।
या एन एसिटाइल ग्लूकासेमीन इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। ये भी होमो है, होमोसेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड है ये भी। काइटिन कहाँ होता है भाई? काइटिन जो है वो ऑर्थोपोडा संघ, याद करो ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा में जो बाहरी कंकाल होता है बेटा, ये चीजें सब एक दूसरे से रिलेटेड है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कंपटीशन एग्जाम में। काइटिन कहाँ मिलता है और कहाँ मिलता है, कोई बता सकता है मुझे? ऑर्थोपोडा संघ का जो बाहरी कंकाल होता है, कॉकरोच पढ़ा था हमने, कहा था कॉकरोच में एक्सोस्केलेटन होता है बाहर, और जितने भी ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, सब में बाहर की तरफ एक कड़क सा बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बाहरी कंकाल, काइटिन का बना होता है। और कहाँ मिलता है जरा कोई मुझे बता सकता है? गूगल पे नहीं सर्च करना, ये गूगल ने बहुत जिंदगी खराब कर रखी है आप लोगों की, हैं अपनी वो अटेंशन पाने के लिए भाई गूगल पे सर्च कर लेंगे। सबका मालिक एक, कौन? गूगल। कहाँ मिलता है काइटिन? और अब तक तो लिख दिया होगा आपने, चलो 2 मिनट और दे देती हूँ, लेकिन 2 मिनट दे दी तो गूगल आ जाएगा, है ना। लिखने वाला तो 1 सेकेंड में लिख देगा भाई। कवक सेल वॉल में, कवक की सेल वॉल किससे बनती है? चैप्टर पढ़ चुके हैं हम, काइटिन से बनती है। ये वही काइटिन है, यही फर्क है एल्गी और हमने उस चैप्टर के अंदर मैंने आपको शैवाल और कवक में अंतर भी पढ़ाया है, जब डिटेल पढ़ाया था। वन शॉट में तो नहीं पढ़ाया क्योंकि काम का नहीं था भाई, इंपॉर्टेंट वाले में पढ़ाया था कि भाई सेल वॉल जो होती है काइटिन की बनी होती है, जबकि एल्गी में सेल्यूलोज की बनी होती है और सिलिका भी होता है किसी किसी में। आ जाओ, अब बात करते हैं कि भाई मैम आपने हेट्रो के तो कोई एग्जाम्पल बताए नहीं। भाई बता दिए पहले, हेट्रो पॉलीसेकेराइड, लिख लो इनके एग्जाम्पल। एक आपका है म्यूकोपॉलीसेकेराइड, कहाँ होता है ये बताओ जरा, सब पढ़े हुए हैं हमने ये। म्यूकोपॉलीसेकेराइड बैक्टीरिया की सेल वॉल में ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव सब में बोला था म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है इनकी सेल वॉल। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल, जहां पे हमने नाग और नाम भी पढ़ा है 2 बार, तीसरी बार बता रही हूं मैं ये नाग और नाम। एक बार जब वो चैप्टर आया था तब, एक बार अभी जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ी थी तब, और तीसरी बार ये नैग और नैम की बनी होती है। देखो दोनों हेट्रो हैं, एक ये इकाई है एक ये इकाई है। एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, 2 इकाई है, उसे मिलके म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स बनता है। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल है इसी के अंदर? और आपका जो है हाइल्यूरोनिक एसिड, हाइल्यूरोनिक अम्ल या हाइल्यूरोनिक, खाली हाइल्यूरोनिक, अभी अम्ल से कंफ्यूज हो जाओ, बोलोगे अम्ल है ये तो, है ना। हाइल्यूरोनिक सेकेराइड पॉलीसेकेराइड है ये भी। और पेक्टीन, कहीं अभी 2-3 दिन पहले किसी ने मुझसे डाउट ग्रुप में पूछा था मैम पेक्टीन और लेक्टीन में क्या अंतर होता है, लिग्निन में क्या अंतर होता है। मैंने उसे कहा था कि लिग्निन जो है वो अलग है, पेक्टीन पॉलीसेकेराइड्स है। मैंने उसको डाउट ग्रुप में ये आंसर बताया था, पेक्टीन पॉलीसेकेराइड। कहाँ होता है ये? फल की भित्ति में, फल की भित्ति में भी होता है, और हमने वाहिकाएं वाहिनिकाएं पूरा प्लांट एनाटॉमी पढ़ा है, वहां पे भी पढ़ा था पेक्टीन पाया जाता है, कहीं लिग्निन होता है कहीं पेक्टीन होता है। पेक्टीन पॉलीसेकेराइड है, याद रह जाएंगे इतने तो बहुत है, 3 एग्जाम्पल मेरे हिसाब से। आ जाओ, ये हो गए हेट्रो। अब है अमीनो एसिड्स। ठीक है, आपकी बुक में अमीनो एसिड अलग दे रखे हैं, प्रोटीन अलग दे रखे हैं, लेकिन मैं अभी से आपको एक बात बता देती हूँ जो आपको दोनों कान खुले रख के सुननी है कि प्रोटीन्स आर मेड अप विथ अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो कई बुक्स क्या करती है, प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स को समझाती है, लेकिन एनसीईआरटी स्पेशल पहले अमीनो एसिड समझाया, फिर पॉलीसेकेराइड समझाया, फिर प्रोटीन पे गई। मतलब बच्चा कंफ्यूज नहीं हो तो उसको कैसे कंफ्यूज करें, ये वाली कहानी है। ठीक है, तो आपको चैप्टर शुरू होते ही अमीनो एसिड समझा दिए एनसीईआरटी में, मैंने अब समझाया तो भाई इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, तो मैंने कहा अमीनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये बात सुन लेना।
अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक मतलब उसको बनाने में, प्रोटीन को बनाने में, प्लस प्रोटीन के जो फंक्शंस हैं कि प्रोटीन क्या काम करता है, उन फंक्शंस का जिम्मेदार भी कौन है? अमीनो एसिड्स है। अभी जब प्रोटीन पढ़ेंगे तो बताएंगे अमीनो अम्ल ऐसे जुड़ जुड़ के प्रोटीन की पेप्टाइड्स श्रृंखलाएं बनाते हैं, उसके बाद प्रोटीन बनता है। प्रोटीन इज नॉट काइंड ऑफ कि चलो प्रसाद बट रहा है भंडारे में आओ प्रोटीन बनाए, ऐसा नहीं होता। प्रोटीन बहुत लंबा प्रोसेस है जिसका कुछ पोर्शन आप अभी पढ़ेंगे 11th में, कुछ आपको 12th में पढ़ाया जाएगा और उसके बाद और ग्रेजुएशन में और भारी वाला पढ़ेंगे। ठीक है, अमीनो अम्ल में दो क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, एक तो अमीनो समूह केमिस्ट्री और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही है। चलो, COOH में हाइड्रोजन देने की व NH2 समूह में हाइड्रोजन को ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है, इसीलिए इसे उभयधर्मी आयन या ज्विटर आयन या एम्फीटेरिक, दोनों इंग्लिश भी याद रखना है, ये ज्विटर भी याद रखना है, ये हिंदी भी याद रखना है, और ये ज्विटर की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है। ठीक है, ये भी याद रखना है। क्या होता है भाई, पूछा है आपसे, आपकी NCERT ने कहा है इसको ज्विटर आयन कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके कार्बोक्सिल, ये पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन आपके स्कूल लेवल पे भी कि अमीनो एसिड ज्विटर आयन क्यों कहलाते हैं। सवाल जवाब ये लिखा हुआ है कि इसमें जो COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो हाइड्रोजन देने की क्षमता रखता है, देता है, जबकि NH2 अमीनो तो है ही मंगता हमेशा से। मतलब आपको अगर थोड़ी सी केमिस्ट्री पता हो तो आपको पता है नाइट्रोजन क्या करता है, खींचता है सबसे, है ना, इस पे बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है, खींचने का ही काम करता है ये। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन को इससे हथियाने की कोशिश करता रहता है, तो ये ग्रहण करने की क्षमता रखता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड अम्ल होता है, अम्ल जो हाइड्रोजन देते हैं। एमीन जो ग्रुप होता है वो क्षारीय होता है नेचर में, है ना, हाइड्रोजन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, क्षारीय प्रकृति का है। अभी तक तो इतनी केमिस्ट्री आ गई होगी आपको, है ना। ठीक है, तो ये इसका कारण है। अभी मैं और बहुत सी चीजें समझाने वाली हूँ, इसको समझे थोड़ा। अब क्यों, ये जरा सुनो। पहले अमीनो अम्ल की आपको एक स्ट्रक्चर बता देती हूँ जो कॉमन स्ट्रक्चर है। देखो, ये सब मिटा दूं। क्या होता है, एक कार्बन लगाना है, ठीक है, कार्बन के 4 क्या होने चाहिए, वैलेंसी होने चाहिए, संयोजकता 4 होती है। एक तरफ तो हमें बोला है कि भाई NH2 ग्रुप जोड़ दो, ये लो जी जोड़ दिया, क्योंकि अमीनो अम्ल में एक तरफ क्या है, NH2 ग्रुप है। दूसरी तरफ हमें क्या जोड़ना है, COOH जोड़ना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ना है, जोड़ दिया। बाकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। यहाँ पे क्या है भाई, कुछ नहीं है, तो हमारा बेचारा हाइड्रोजन सबका सामाजिक कल्याण करने वाला है ना, बहुत ही सोशलिस्टिक नेचर है इसका। जहां इसको लगता है वैलेंसी पूरी नहीं है तो फुदक के आ जाता है, ला मैं आ जाता हूँ तेरे को वैलेंसी पूरी करने के लिए। अच्छा, ये सब वैलेंसी पूरी करने पे क्यों लगे रहते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, क्यों सब लोग अपनी वैलेंसी पूरी करना चाहते हैं? जवाब क्या है इसका, पता है क्या किसी को? ये है हमारा क्या, एक अमीनो अम्ल, सिंपलेस्ट अमीनो अम्ल जिसको हम कह रहे हैं। अब देखो, अमीनो अम्ल में इस जगह पे हम R लिखते हैं जनरली। क्यों लिखते हैं? क्योंकि इस R की जगह कुछ भी हो सकता है। मतलब कि कुछ भी इन द सेंस कि ये नहीं कि बाटा उठा के रख दो, कुछ भी इन द सेंस कि हम बोल रहे हैं कि कार्बन में मिथेन हो सकता है ना, CH3 ग्रुप हो सकता है ना, और कोई ग्रुप हो जाए, C2H5 हो सकता है, मिथेन, इथेन, कुछ भी हो सकता है। तो हम केमिस्ट्री में जनरली जब हमें ये पता नहीं हो कि कौन सा ग्रुप है, कौन सा मिथाइल ग्रुप है या कार्बन ग्रुप है, तो हम R लिख देते। तो आपको यहाँ पे R लिखा हुआ भी मिल सकता है। लिख दूं क्या मैं यहाँ R ही लिख देती हूँ ना, बढ़िया। ये R का मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट अमीनो अम्ल है। अब ये अमीनो अम्ल में मैंने कहा इसकी तो देने की प्रवृत्ति, धनवान, और ये खींचने में लगा रहता है।
तो देखो ज्यूटर आयन क्या होता है, बेसिकली परिभाषा तो आपको यही देनी है, लेकिन ये ज्यूटर आयन बनते कैसे हैं इस बात को सुनना। अमीनो एसिड भी 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है उदासीन, एक होता है अम्लीय, एक होता है क्षारीय। ठीक है, अगर मैं इस अमीनो अम्ल को किसी उदासीन वाले विलयन में रख दूं, मतलब ये बाहर जो मैंने विलयन करा है ये कैसा है, उदासीन है। यहाँ पे मैंने क्या किया, NH2 रख दिया, यहाँ पे C, यहाँ पे R, यहाँ पे H और यहाँ पे COH। अब बाहर वाला जो विलयन है, ये बाहर वाला जो विलयन है ये उदासीन है। आपको पता है उदासीन यानी कि न्यूट्रल क्या होता है, क्या होता है न्यूट्रल, ना तो कोई H+ देता है ना H+ लेता है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल, मतलब शांत स्वभाव का, है ना, कोई उसको भचड़ नहीं मचानी जीवन में, भाई जो है बढ़िया है, संतुष्ट आदमी, ना तो मेरे को इलेक्ट्रॉन देने हैं ना लेने, मैं बढ़िया अपनी जिंदगी में खुश हूँ, उसको कहते हैं उदासीन। अभी ये उदासीन है, मतलब ना तो ये विलयन से इस अमोनिया को कुछ देने वाला है ना अमोनिया से कुछ लेने वाला है। तो अमोनिया का ये जो बुक्कड़ बैठा हुआ है यहाँ पे, कौन, ये अमीनो अम्ल, ये अमीनो ग्रुप, ये बुक्कड़ है, इसका तो पेट भरता ही नहीं है। ये क्या करता है, ये इसको कहता है यार प्लीज एक हाइड्रोजन प्लीज, ऐसे करता है। अब ये दानवीर, ये यहां से H+ आयन को निकाल लेता है और कहता है चल ले ले यार, तू भी क्या याद करेगा, दे देता है। क्या बना जरा बताओ, यहाँ पे अब देखो H2 तो था ही इसके पास, ये H यहाँ आ गया है, यानी कि H जुड़ चुका है इससे। इधर वाली कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है, जीवन असार सा बना हुआ है। और इधर अब क्या आ जाएगा, इधर अब क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है ना यहाँ पे ऑक्सीजन खाली है, यानी कि माइनस चार्ज है ऑक्सीजन पे। ठीक है, और इधर क्या बन चुका है, अगर मैं इसको हाइड्रोजन को जोड़ू तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ, इस पे हाइड्रोजन लेके आ गया, प्लस चार्ज और बढ़ गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब हम अमीनो अम्ल को उदासीन विलयन में रखते हैं तो हमें दोनों चार्ज मिलते हैं, माइनस चार्ज भी मिलता है और इधर प्लस, इस पे प्लस चार्ज आ जाता है, इस पे प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो प्लस और माइनस दोनों मिल रहे हैं, यानी कि दोनों आयन मिलते हैं। तो ऐसे यहाँ पे यही तो कह रहा है, हाइड्रोजन देने वाला और ये ग्रहण करने वाला होता है, तो एक पे प्लस और एक पे माइनस चार्ज आ जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं उभयधर्मी। उभय का मतलब दोनों, प्लस भी है माइनस भी है, और इसी को हम कहते हैं ज्विटर आयन, यानी कि ज्विटर अमीनो एसिड्स। ठीक है, कहाँ से आया है ज्विटर। ऐसे ही जो एसिडिक अमोनिया होते हैं वो भी होते हैं, अब क्या होते हैं कैसे होते हैं वो भी एक कहानी है भाई। एक सिंपल सा मैं आपको बस एग्जांपल दे देती हूँ कि जब हमने इसको उदासीन पे रखा तो ये ज्विटर बना लेता है, लेकिन अगर अमीनो अम्ल को हम अम्लीय माध्यम में रखते हैं, अम्लीय माध्यम में रखते हैं, भाई ये एक्स्ट्रा चीज है, जिसको लेनी है वो ले, वरना तो वो क्षारीय प्रकृति हो जाती है। क्यों हो जाती है क्षारीय, मैं आपको समझाती हूँ, एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, उससे दोनों समझ लेना। मान लो मैंने अब अमीनो अम्ल को अम्लीय माध्यम में रखा हुआ है, अम्लीय माध्यम मतलब H+ घूम रहे हैं अंदर, है ना। अब H+ घूम रहे हैं तो क्या होगा, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत है क्या, ऑलरेडी विलयन में इतने H+ है कि NH2 कहेगा कि तेरी जरूरत ही नहीं है, चल भग यहाँ से, मैं यहाँ विलयन से ले लूंगी, ये विलयन से ले लेगी, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, सिर्फ इसके ऊपर चार्ज आता है। और इस स्थिति के कारण इसको क्या कह देते हैं, क्षारीय अमीनो अम्ल कह देते हैं। ऐसे ही जब अमीनो अम्ल को क्षारीय में रखते हैं तो वो एसिड की तरह बिहेव करता है, ऐसे उल्टा होता है। जब एसिडिक मीडियम में रखते हैं अमीनो अम्ल को तो बेस की तरह बिहेव करता है, जब बेसिक मीडियम में रखते हैं तो एसिड की तरह बिहेव करता है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अब उसमें OH हो जाते हैं, OH आयन बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं रहती। ठीक है, चलो ये केमिस्ट्री का पार्ट है, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाती। चलो आ जाओ अभी आगे, इतना बहुत है आपके 11th के हिसाब से। ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई, ये नहीं समझ में आया तो जाने दो इसको, बस ये आपको ध्यान रखना है। अमीनो एसिड कितने प्रकार के, 3, उदासीन, अम्लीय और क्षारीय। अब मेरी बात सुनो, आवश्यक अमीनो अम्ल है ना,
और अनावश्यक, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपको। ऐसे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं किया जा सकता, उनको भोज्य पदार्थों से प्राप्त करना आवश्यक है। इन्हें या उन्हें आवश्यक या अनिवार्य अमीनो अम्ल कहते हैं। एसेंशियल, जरूरी, जरूरी क्या होता है ना, ये उल्टा है, लोग पता है कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। एसेंशियल बोलते हैं तो हम समझते हैं कि जो हमारी शरीर में पाए जाते हैं वो एसेंशियल, जो नहीं पाए जाते वो नॉन एसेंशियल, लेकिन उल्टा सिस्टम है। जो हमारे शरीर में नहीं बन रहे है, नहीं हमारे शरीर में बन भी नहीं रहे, तो भाई उसकी ज्यादा जरूरत रहेगी ना। जो चीज आपके पास नहीं होती, आपको उसकी भूख होती है कि वो मेरे पास होना चाहिए। जो है उसको तो हम देखते ही नहीं है ना। तो जो नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमें बाहर से लेना पड़ रहा है, वो हमारे लिए अनिवार्य है। मुझे चाहिए ही चाहिए, वरना मेरी बॉडी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो जिनका संश्लेषण बॉडी में नहीं होता और हमें उसको भोज्य पदार्थों से लेना होता है, आवश्यक या अनिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं। ऐसे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर में हो जाता है, वह अनावश्यक कहलाते हैं। कोई वैल्यू नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, भोज्य पदार्थों से लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारी बॉडी बना रही है। एक और चीज, बॉडी में जो अमीनो अम्ल होते हैं, देखो अमीनो अम्ल बहुत प्रकार के, बहुत प्रकार के अमीनो, 100-200 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारी बॉडी में होते हैं या हम बाहर से लेते हैं, जो भी है। लेकिन सिर्फ 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन बनाने के काम में आते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। Only 20 types of amino अम्ल are essential for protein making। ठीक है, ये आवश्यक अमीनो अम्ल है जो प्रोटीन बनाने में काम में आ रहे हैं। बाकी और भी है, 100-200 है, लेकिन उससे हमें लेना देना नहीं है। हमें तो जो प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए उनको हम कहते हैं 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से ही हमारी बॉडी की पूरी प्रोटीन बन जाती है, अलग अलग प्रकार की, एंजाइम, हार्मोन, जो भी बन रहा है आपकी बॉडी में। आवश्यक अमीनो अम्ल, देखो क्या नाम याद रखने हैं, जरा सुन लो। आवश्यक, अब देखो आवश्यक अमीनो अम्ल की भी लिस्ट बड़ी है, अनावश्यक अमीनो अम्ल की भी लिस्ट बड़ी है, लेकिन स्कूल लेवल के हिसाब से मैंने सिर्फ कुछ आपको लिख के दिए हैं, ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आवश्यक अमीनो अम्ल में और भी है भाई, 7-8 हैं, लेकिन 2 आपको कम से कम एग्जाम्पल के लिए याद होने चाहिए, ल्यूसीन और लाइसिन, याद हो जाएंगे। आवश्यक अमीनो अम्ल एलेनिन, स्टीनिन, ग्लाइसिन, ये आपको याद होना चाहिए। एक और सीरीन, सीरीन आपको याद होना चाहिए। देखो 2 या 3 स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, कोई बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। देखो एक होते हैं, मैंने कहा उदासीन वाले, है ना, अमीनो अम्ल। तो उदासीन में आपको जो आपकी बुक में दे रखे हैं वो याद रखने हैं। उसमें पहला है ग्लाइसिन, जो यहाँ पे दिया हुआ है। ये इस ग्लाइसिन का फॉर्मूला मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, तो फिर हमें याद करना। सारों के नहीं याद करने हैं आपको, सारों के नहीं याद करने हैं, सिर्फ ग्लाइसिन। ग्लाइसिन और 2 और मैं बता रही हूँ। ग्लाइसिन का देखो कुछ नहीं है, हमने यहाँ पे NH2 जोड़ना है, हमने यहाँ पे कार्बन जोड़ना है, हमने OH जोड़ना है, इधर R जोड़ना है और इधर H जोड़ना है, बस हो गया ग्लाइसिन, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये ग्लाइसिन हो गया, सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ दो तो ये ग्लाइसिन है। अब R की जगह देखो कुछ भी हो सकता है। दूसरा आपको जो आपके एनसीईआरटी में दिया है वो एलेनिन दे रखा है। कहाँ है एलेनिन? ये रहा, अनावश्यक में है, और ये भी उदासीन है, ये दोनों उदासीन है। ठीक है, एलेनिन, एलेनिन का क्या है? कुछ नहीं, NH2C, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह CH3 ग्रुप जोड़ दो। कहीं आपको हो सकता है स्कूल में इसकी जगह H लिखवा दें, तो भाई H भी चल जाएगा, मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ इसकी, H भी लिख सकते हो आप। ठीक है, बाकी मैंने कहती हूँ स्कूल की दादागिरी चलती है, तो आप स्कूल के हिसाब से देख लें। और तीसरा जो आपको याद रखना है वो है सीरीन। मैंने इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में लिख देती हूँ, सीरीन। ये है बेवड़े किस्म का आदमी, बेवड़ा। ठीक है, क्या है इसमें, क्यों बेवड़ा है, जरा देखो, याद करने के लिए बोल रही हूँ, इसका भी है ना, गलत मतलब ना निकालें। इसके पास क्या है, ये OH ग्रुप है,
एल्कोहल ग्रुप है, इसको तो पहचानते हो सब, चाहे कोई फंक्शनल ग्रुप याद रहे ना रहे, एल्कोहल जरूर याद रहता है, सबसे सिंपलेस्ट एल्कोहल। अब ये क्या है, बेवड़े किस्म का आदमी है, ठीक है। सीरीन जो है इसमें क्या जुड़ा हुआ है, देखो पहले H फिर CH3 फिर CH3 में OH एल्कोहल जोड़ना है। अब एल्कोहल जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, एक H तो कम करना ही पड़ेगा, तभी तो कार्बन की वैलेंसी सही होगी। तो इसमें क्या है, ये जुड़ा हुआ है, याद हो जाएंगे मेरे। ये 3 आपकी बुक में दे रखे हैं, इसलिए ये 3 आपको याद करने हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल 2-2 याद कर लो, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा ना भाई, डेफिनेशन पूछ लिया आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं, तो 2 एग्जाम्पल तो दोगे। सीरीन वैसे जो है वो एसिडिक होता है, मेरे हिसाब से एसिडिक है शायद, है ना, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना। सीरीन एसिडिक ही है, ठीक है, एसिडिक है। ये दोनों तो उदासीन है, आ ही गया भाई, सीरीन लिखा हुआ था क्या, मुझे पता ही नहीं, ठीक है। तो ये अमीनो अम्ल थे, और अब हम नेक्स्ट प्रोटीन पढ़ेंगे, लेकिन प्रोटीन किससे बनते हैं, अमीनो अम्ल से, ये बात आपको ध्यान रखनी। हाँ, और ये भाई पेंसिल नामक चीज तो आपके पास होगी ना, पेन पेंसिल नोटबुक, तो वो चैटिंग पे डिस्को डांडिया नहीं करे और इधर ये बना ले, ठीक है, पेंसिल नामक चीज और कॉपी नामक चीज का उपयोग करके। ये जो भी मैंने यहाँ पे खिचड़ा बनाया है और अभी तक बनाती आ रही हूँ, वो सब आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि बुक में ये सब चीजें नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक प्रोटीन के साथ।